नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ में कि मौलिक कर्तव्य या फिर संघीय कार्यपालिका किसे कहते हैं। इस वीडियो में और इस बुक के माध्यम से इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट लगातार हमारे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से इस बुक को ओपन करिए। पेज नंबर 260 मतलब कि पेज नंबर 260 पे आपको मिलेगा ये वाला चैप्टर 8.10 मौलिक कर्तव्य। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मौलिक कर्तव्य पेज नंबर 260 पेज नंबर 260। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मौलिक कर्तव्य का जो उल्लेख है वो भाग नंबर 4 का में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 51A है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य का आखिर का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया या फिर आपसे पूछता है किस भाग में किया गया। तो इसलिए आपको भाग 4A और आर्टिकल 51 का या फिर ए हम कह सकते हैं इसमें इस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और इस बुक में करिए इस चीज़ को आप हाईलाइट। जिसके पास बुक्स नहीं है वो चाहे तो इन सभी पॉइंट को A4 पेज पर अपने किसी रजिस्टर पर लिख सकता है। अब बात करते हैं कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं थे। जब हमारा वास्तविक संविधान बना था उस समय मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कहीं पर भी नहीं दिया गया था। लेकिन एक समिति थी, इसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसने 1976 पर एक सिफारिश करी, ठीक है, एक रिक्वेस्ट डाली कि भैया हमारे पास जैसे हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वैसे हमारे पास मौलिक कर्तव्य भी हमारे कुछ होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा कौन सा संशोधन था ये। तो दोस्तों ये क्रम था आपका 42वां संशोधन था आपका जो संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। कब हुआ था? 1976 में। और किसकी सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था? इसको ऐड किया गया था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार सोवियत संघ के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया है। राइट। ध्यान रखिएगा कि जो हमने मौलिक कर्तव्य जो प्रावधान लिया है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है कहाँ से? सोवियत संघ से। इसको बोलते हैं रूस। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपका अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जर्मनी, इन सभी के अंदर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। एक बार मुझे अच्छे से याद है यूपीपीएससी में, एमपीपीएससी में, यूपीएससीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस देश में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। मतलब निम्नलिखित में से किन देशों के संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया है। तो उसमें काफ़ी सारे देश ऐसे देश में किया गया था। आपको उसमें और विषम छांटना था। तो आपको अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जर्मनी ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको इन देशों के अंदर मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती यहाँ के संविधान के अंदर। राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्तमान में हमारे पास कुल कितनी संख्या है मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या टोटल 11 है वर्तमान में। कितनी है? 11 है। मौलिक कर्तव्य 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा ये इसमें बताया गया है। पहला ये है कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। कॉमन सी बात है, सब करते हैं, ये चीज़ लाजमी भी है। और भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेगा और इसे अक्षुण्ण रखेगा। इसके अलावा आप ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो राइट आंसर इसका 51 झा में, पार्ट 6 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारी प्राकृतिक संपदा होती है जैसे कि झील हो गई, नदी हो गई, पेड़ पौधे हो गए, इन सब का सम्मान करना है, इनको हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात का भी उल्लेख हमारा क्या, ये हमारा क्या, ये हमारा मौलिक कर्तव्य में आता है। इसके अलावा आपको बस केवल ये ध्यान रखना है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और प्रतिपाल्य के संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। और इस बात को जोड़ा गया था 86 संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था ये हुआ था वर्ष 2002 में। कब हुआ था? वर्ष 2002 में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में कि संघीय कार्यपालिका क्या होती है। दोस्तों संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और जो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। कौन कौन होता है इसमें शामिल? इसमें राष्ट्रपति भी होता है, उपराष्ट्रपति भी होता है। इसके अलावा आपके प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं। इन सभी के द्वारा कुछ विचार मंथन करके हमारा जो हमारा भारत है किस तरह से सुचारू रूप से चले,
इस बात का क्या होता है, यहाँ पर मंत्र होता है। इसमें मीटिंग में कौन कौन शामिल होते हैं वो आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। इस तरह से बनती है आपकी संघ की कार्यपालिका। क्या बनती है? संघ की कार्यपालिका। इसके अलावा आप मुझे सिंपल सा कमेंट करिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? इन सभी को बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है, ये आप मुझे कमेंट करिएगा। पिछली क्लास में कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक को। आई होप सो आपको पिछली बातें याद होंगी। आगे बढ़ रहे हो, पिछला भूल रहे हो, इस सिद्धांत पे आप नहीं पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलेगा पता, बताएगा वक्त कि आपने कितने बच्चों ने कमेंट किया, कितने ने नहीं करा, कर पाए या फिर नहीं कर पाए, वो देखते हैं बाद में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति, आर्टिकल नंबर 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहते हैं। राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, जो राष्ट्रपति का पद है ये हमारे भारत का सर्वोच्च पद है और राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, प्रोटोकॉल के आधार पे कुछ आपको पता है कि सही क्रम क्या होता है? भाई भारतीय संविधान में प्रोटोकॉल के आधार पे जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? देखिए दोस्तों, जो देश में वरीयता अनुक्रम या फिर प्रोटोकॉल के आधार पे सबसे हायर पद होता है राष्ट्रपति का, सेकंड रैंक होती है उपराष्ट्रपति की, फिर आपका आता है प्रधानमंत्री। राइट। राष्ट्रपति की सैलरी होती है 5 लाख, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन मंथली सैलरी होती है 4 लाख रुपए। दोनों की जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो होती है 35 वर्ष। क्या होती है? 35 वर्ष। इसके अलावा आपको एक टर्म दिया गया यहाँ पे दोस्तों, एक शब्द दिया गया महान्यायवादी। आपको पता है महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, वर्तमान में कौन है, उनका नाम क्या है? दोस्तों इनकी जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो कुछ भी हो सकती है, बट अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होती है। क्या होती है? 65 वर्ष, 65 ईयर होती है। बाकी इनका वेतन जो होता है वो 2.5 लाख रुपए होता है। क्या होता है? 2.5 लाख रुपए। सो यहाँ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के 55(3) के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इस बात का उल्लेख किस आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल नंबर 55(3) और अधिनियम क्या है? 1952। ये आपको पॉइंट अच्छे से करना है, बुक में हाईलाइट। बाकी आप चाहो तो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहो करो, लेकिन नहीं, बस इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और फिलहाल दोस्तों ये वीडियो बहुत ही छोटा बना है क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक था भी नहीं खास, लेकिन हाँ दोस्तों अब ये याद कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के 5 वर्षों तक का होता है। इस बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 56 पार्ट 1 में। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना कि कार्यकाल की समाप्ति से पहले राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? ये सौंपेगा उपराष्ट्रपति को। किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और इस बात का उल्लेख कहाँ पे किया गया? इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा 56(1) पार्ट का में। दोस्तों संविधान का अतिक्रमण करने पर, मतलब कि जो संविधान में विषय दिए गए हैं अगर कोई भी राष्ट्रपति उनका पालन नहीं करता है तो उसे बोलते हैं अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। ठीक है। इम्पीचमेंट अप्लाई करने के लिए छोटा सा प्रोसेस होता है, उसके आधार पर ही हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 61 में। वनडे एग्जाम में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति पर जो जो महाभियोग लगाया जाता है उस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? तो आप बोलोगे आर्टिकल नंबर 61 में। दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध जो इम्पीचमेंट होता है ये संसद द्वारा चलाए जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। इसके आधार पर क्या होता है? आपका राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। राइट। आगे दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो महाभियोग की प्रक्रिया के चरण होते हैं, पहला आपका आरोप का स्टार्टिंग होता है। ठीक है। उसमें 25% अगर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वो क्या होता है? आरोप उसका सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में हाँ भाई इस पे महाभियोग अब लग चुका है, अब ये अपने पद से क्या देगा? इस्तीफा देगा पक्का। और सूचना अथवा नोटिस, आरोप के आशय की सूचना राष्ट्रपति को 14 डेज पहले दी जानी चाहिए कि आपके ऊपर XYZ कोई आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग एक प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं आपके ऊपर, जल्दी से आप भी आइए सुनवाई करिए। ठीक है। मतलब कि अपना जो भी मत है वो रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के पद के हेतु हेतु अर्हता है कौन कौन सी है? ये आर्टिकल 58 में, वो भारत का नागरिक हो, कॉमन सी बात है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35+ चाहिए, आपकी एज 35+ होनी चाहिए। जबकि आप PM बनने के लिए आपकी आयु सीमा 25+ है। कितनी है? 25+। PM के लिए 35, राष्ट्रपति के लिए
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनता है तो वो किसी अन्य पद पर विराजमान ना हो, एक टाइम पर वो दो दायित्वों का निर्वाह नहीं कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। यहाँ पर राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें दी गई हैं, इन शर्तों का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 59 में। क्या आर्टिकल नंबर 59 में? राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, एक टाइम पर एक ही वो पद पर विराजमान रहेगा। और उसके अलावा दोस्तों उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। देखिए कोई भी अगर वैसे हमारे इंडिया में वित्तीय क्राइसिस कभी नहीं हुआ है, ठीक है, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा। अगर इन केस कोई भी हमारी इमरजेंसी हो, चाहे हम जितने भी क्राइसिस में क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हो, राष्ट्रपति का वेतन नहीं रुकेगा। राष्ट्रपति का वेतन क्या होगा? कम नहीं होगा। और राष्ट्रपति हमारा भारत का प्रथम नागरिक है, और इसके लिए राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, जो वेतन होता है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। कुछ बच्चों से कन्फ्यूज होता है कि सर टैक्स लगता है क्या? नहीं, राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है। बाकी जितने भी हमारे प्रोटोकॉल या फिर जितने भी हमारे पद हैं, ठीक है, चाहे वो महान्यायवादी हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, यूपीएससी आयोग का अध्यक्ष हो, उसका मेंबर हो, निर्वाचन आयोग हो, विधि आयोग का अध्यक्ष हो, A to Z जो भी होगा उन सब में सैलरी पर टैक्स लगेगा, बट राष्ट्रपति की सैलरी पर टैक्स नहीं लगता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों का निर्वाचन, ये पॉइंट आप अच्छे से इसको पढ़िए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, या फिर हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति के पद पर जो विराजमान राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या है? एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चंस एमपीपीएससी में पूछा गया था। एमपीपीएससी पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सेकंड कौन है हमारे? सेकंड है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपको इनका कार्यकाल भी ध्यान रखना है, 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक। प्रतिद्वंदी कौन थे? ये चाहो तो आप नहीं करोगे लिस्ट याद तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, ना ही किसी स्टेट पीसी एग्जाम में, ना ही किसी वनडे एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे जो राष्ट्रपति भी बने थे? बताइए उनका नाम क्या? उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये आप फैक्ट स्टार मार के इसकी लाइन के आगे लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये ऐसे हमारे राष्ट्रपति थे जो जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ध्यान रखिएगा, 3 मई 1969 को इनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद बने थे हमारे कौन? वारागिर वेंकट गिरी। ये बने थे कार्यवाहक, मतलब टेम्परेरी बने थे, ठीक है। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि राष्ट्रपति के पद को हम बिल्कुल भी वैकेंट या फिर खाली 1 घंटे भी नहीं छोड़ सकते हैं। तुरंत जैसे इनकी डेथ हुई तो टेम्परेरी मतलब कार्यवाहक होता है एक तरह से, ठीक है, इनको ये पद दिया गया। उसके अलावा कुछ टाइम के बाद बने कौन? न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी क्या थे? कार्यवाहक थे, राइट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वीवी गिरी जी के बारे में, ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सीधे मूव करना है नीलम संजीवा रेड्डी। आप सही सीक्वेंस याद करना जो कर लो, लेकिन जो बच्चे तरीके से तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम इस पॉइंट के बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक का था, ये ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये 1969 में क्या हुए थे? पराजित हुए थे। निर्विरोध निर्वाचित कब हुए थे ये हुए थे 1977 में। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी दोस्तों जैल सिंह भारत के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी खास बात क्या है, इनसे संबंधित काफ़ी विशेषता आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। और ये कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, सब जानते होंगे। ये भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। उसके बाद श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला, ठीक है। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी कौन है? प्रणब मुखर्जी दोस्तों प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे। एक बार RO के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वो राष्ट्रपति जो प्रथम बंगाली राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या है? ABCD आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बस आपको ध्यान रखना है चीज़। और दोस्तों आप मुझे बस यहाँ पे ये बताइएगा कि आखिरकार वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। कौन से क्रम की ये राष्ट्रपति बनी है? याद करिए, 15वें क्रम की। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? पता ही होगा आपको। चलो आगे बात करते हैं निर्वाचन विवाद। आखिरकार इसका विवाद कहाँ पे आपका सॉल्व होगा, ये देखते हैं। अगर कोई भी भारत का राष्ट्रपति बनता है और इससे संबंधित किसी को कोई भी अगर डाउट है, विवाद का विषय, दोस्तों सॉल्व होगा आर्टिकल नंबर 71 के अंतर्गत। और सॉल्व कौन करेगा? विवादों की दोस्तों जांच करेगा उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगा, और उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। जो उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया वो क्या होगा? फाइनल माना जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट होगा वो खत्म हो जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय से संबंधित दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? जल्दी से कमेंट करिएगा मुझको फटाफट, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है? ये रिकॉर्डिंग चल रही है 2023 में जून में,
ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, और महान्यायवादी कौन है वर्तमान में? आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61, ये हमने देख लिया। अब महाभियोग का भी क्या प्रोसेस होता है समझ लीजिएगा, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। संसद के सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ये 3 अंगों से मिलकर बना आपका क्या? संसद, राइट। राष्ट्रपति अपने ऊपर महाभियोग क्यों लगाएगा? कॉमन सी बात है, लगा नहीं सकता ना, लगा सकता है वैसे चाहे तो, अलग ही बात है वो तो खैर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सदन इस चीज़ को क्या कर सकता है? रेस कर सकता है महाभियोग को, ये ध्यान रखिएगा। और कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्य अगर साइन कर देते हैं कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, तो कॉमन सी बात है, तो तुरंत क्या होगा? उसके पास एक नोटिस जाएगा, 14 दिन का उसको नोटिस दिया जाएगा। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा, जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन आरोप सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कार्यपालिकाई शक्तियाँ क्या क्या इसके पास होती हैं। दोस्तों राष्ट्रपति कोई भी अगर एक्शन लेता है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनके राय के आधार पर ही राष्ट्रपति कोई भी एक्शन लेता है। जैसे हम कहते हैं कि दोस्तों सेना का प्रमुख कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। बट इसका अर्थ ये नहीं कि भैया वो बोलेगा आज का मिसाइल लॉन्च कर दो इस देश पर उस देश पर, नहीं। प्रॉपर प्रोटोकॉल होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, संविधान को ध्यान में रखते हुए इन सभी पदों का क्या होता है? निर्वाह किया जाता है, राइट। सो दोस्तों राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री वे मंत्री परिषद की सहायता से करता है। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में दिया गया? आर्टिकल नंबर 74 है ये। बार बार हम आर्टिकल इसलिए बोलते हैं कि आपको आर्टिकल याद हो जाएं। उसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करता है, लेकिन वो अन्य जितने मंत्री होंगे उनसे क्या करेगा? परामर्श भी लेगा। आर्टिकल नंबर 75 में इस बात का उल्लेख दिया गया है। वह भारत का महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल आदि की नियुक्ति भी करता है, राष्ट्रपति करता है। अब वर्तमान में भारत के दोस्तों ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिएगा। और कैग कौन है वर्तमान, और सीजीए कौन है? समझ रहे हैं बेटा मेरी बात को? देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? महालेखा नियंत्रक कौन है वर्तमान में? और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए फटाफट। दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। सीएजी कौन है? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू है। महालेखा परीक्षक आपके एसएस दुबे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा मैंने आपसे क्या पूछा अभी कुछ टाइम पहले? आई थिंक सो मैंने आपसे पूछा था सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तुषार मेहता। लेट्स मूव नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चे यहाँ पर। विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। तीसरा पॉइंट यही होता है, राष्ट्रपति होता है, बाकी फिर लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनता है हमारा भारत का संविधान या फिर संसद, जिससे उसे विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है। इस बात की शक्ति आखिरकार राष्ट्रपति को कौन सा संविधान का आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल नंबर जाएगा 85, जो उसका ये राइट प्रोवाइड करेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद में तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। ये आर्टिकल नंबर क्या है? 87। इसके बाद सीधे आप मूव करेंगे, देखिए पेज नंबर चल रहा है 263। जो बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं इस बुक्स को ध्यान रखिएगा। नए राज्यों के निर्माण एवं संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं उस पर साइन करने का राइट होता है। आर्टिकल नंबर 3 जो करता है साइन फाइन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक आर्टिकल नंबर 117 राष्ट्रपति। उसके बाद राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होती हैं, ठीक है। और वीटो पावर का उल्लेख मिलता है आपको आर्टिकल नंबर 111 में। कितने पर? 111 पर। और ये तीनों तरह की वीटो पावर आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। बस 3 टाइप की आप पावर ध्यान रखिएगा दोस्तों। वीटो में और रिट में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। और रिट जारी करता है क्या? हाई कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय वगैरह। और रिट 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ बात करें वीटो पावर, मेन पावर राष्ट्रपति वाली, ये होती हैं 3। दोनों को प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज मत करना। अब बात करते हैं वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है।
ये आर्टिकल नंबर 117 है। संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल नंबर 112 में इस बात का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग सदन में नहीं रखी जा सकती है। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी राष्ट्रपति की। इस बात का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 115 में। उसके अलावा केंद्र और राज्य के बीच में जो राजस्व होता है, जो रेवेन्यू वगैरह होता है, इसका जो बंटवारा होगा वो आपको देगा आर्टिकल नंबर 280 जानकारी, अगर आपको प्राप्त करने से संबंधित। तो गाइज यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यायिक शक्तियाँ क्या है राष्ट्रपति के पास में, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से किसी विधि पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की इस सलाह को वो मानेगा राष्ट्रपति, ये कंपलसरी राष्ट्रपति के लिए नहीं है। राष्ट्रपति फाइनल डिसीजन अपनी योग्यता के आधार पर लेगा, अपनी समझ के, बट हाँ क्या कर सकता है, एक गाइडेंस प्राप्त कर सकता है, किसी से भी है एक राय ले सकता है। आर्टिकल नंबर 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति को माफ कर सकता है। जाओ माफ किया, समथिंग इस टाइप का, ठीक है। बस टाइप का बोलते तो खैर नहीं है, कोई भी सजा किया ना हो, ठीक है, ए टू जेड सारी सजा माफ कर सकता है 1 सेकंड में राष्ट्रपति चाहे तो। दोस्तों ऐसा किसी राष्ट्रपति ने कभी पहले किया है क्या? जरा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को पॉज करके देखते हैं कितनी जानकारी आपको है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सीधे आप आएंगे सैन्य शक्ति के बारे में। हम कहते हैं कि हमारी भारतीय बल, रक्षा बल जितने भी हैं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना, इन सब के हायर 3 जो पद होते हैं वो सभी आप मुझे सबके नाम पॉज करके लिख के भेजिए। जितने ओल्ड स्टूडेंट अगर हमको अपने ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं ना हमको टेलीग्राम पर, वो सब बच्चे इस पर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इस बात का उल्लेख संविधान के हमारा जो आर्टिकल नंबर 53 है उसमें दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो आपको आर्टिकल अच्छे से ध्यान रखने हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर आपातकाल होते हैं। तो आर्टिकल नंबर 123 पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह होता है और इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बाकी सभी पोस्टों पर टैक्स लगता है, चाहे वो कोई भी पद क्यों ना हो, चाहे वो भले ही तुम्हारा आपका मुख्य न्यायाधीश हो, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हो, ठीक है, एनजीटी वगैरह क्यों ना हो इसका अध्यक्ष, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्यों ना हो आपका, राज्यसभा का, ठीक है, जितने भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है, उन सब पे आपका लगेगा फिलहाल टैक्स। अब बात करते हैं ये सब पद दोस्तों, इन सब की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ये आप देख लीजिएगा, हाईलाइट करिएगा। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 4 लाख, राष्ट्रपति की 5 लाख, राज्यपाल की 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी होती है 2,80,000 और उसके अलावा सबकी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए। आपको मुख्य चुनाव आयुक्त की सैलरी ध्यान रखनी है। अब जो आपके राज्यपाल होते हैं और जो सीएम होते हैं आपके राज्य के, उनकी भी सैलरी सेम होती है 2.5 लाख रुपए। जो उसमें नहीं दिया गया वो ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति दोस्तों, संविधान के आर्टिकल नंबर 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के मिलकर के होता है। सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमनीय मत के द्वारा होगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे शपथ के बारे में, तो उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ लेता है। अब बात करते हैं पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने की तारीख से लेकर के 5 वर्ष तक की होती है। इस बात का उल्लेख आपको दिया गया आर्टिकल नंबर 67 में। लेकिन रिटायरमेंट के बारे में, पद को त्यागने से संबंधित, ये आपका आर्टिकल नंबर है 68, ठीक है, 68। आप ये लिखिए SRL 79, 80 और 81 बैक टू बैक। संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 71, राज्यसभा के गठन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 और लोकसभा के गठन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81। इसको आप लिख लीजिएगा बुक के साइड में, ये तुरंत आपको अच्छे से ध्यान रखना है, पता होना चाहिए आपको भाई। देखिए अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में दोस्तों जो हमारे अब उपराष्ट्रपति हैं, इनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ये कौन से हैं? ये आपके 14वें क्रम के, इसको भी आप लिस्ट में लिख लीजिएगा। चलो अब बात करते हैं यहाँ पर कार्य और शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना राष्ट्रपति के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बुक में। आर्टिकल नंबर 65 के अनुसार राष्ट्रपति की अगर मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है या पद से उसको हटा दिया जाता है, तो उसके पद पर अगर कोई भी उपराष्ट्रपति बैठेगा, चाहे वो कार्यवाहक के रूप में क्यों ना हो, चाहे वो टेम्परेरी बैठेगा, ठीक है, तो उस टाइम पर जो वो काम करेगा तो उसको सैलरी अपनी पोस्ट की मिलेगी या राष्ट्रपति के पद की सैलरी मिलेगी? पहली बात तो ये है,
ये बताइए, आप मुझे पॉज करके विचार करिए। दोस्तों, उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा अध्यक्ष होने के कारण मिलता है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलने वाला वेतन नहीं मिलेगा, केवल एक वेतन मिलेगा। हम बोले भैया वो इतना काम संभाल रहा है, अपनी पोस्ट को भी देख रहा है, उसकी पोस्ट को भी देख रहा है, भाई पैसा दोनों साइड से मिलना चाहिए, उसको सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। ये थोड़े बहुत डाउट होते हैं बच्चों के मन में जो लाजमी है बनने। अब उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे, वीवी गिरी इस पद पर सबसे कम समय तक थे उपराष्ट्रपति के पद पर। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो विवाद होंगे उस पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। जैसे राष्ट्रपति पर क्या था, आपको डाउट हुआ, आप कहाँ पहुँचे, न्यायालय के पास, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति के पास में भी अगर कुछ डाउट होगा उपराष्ट्रपति के सिलेक्शन से संबंधित, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 71 है। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद, सिंपल आर्टिकल नंबर 74 और 75। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाई जाएंगी। और मंत्री परिषद का दोस्तों जो गठन होता है आर्टिकल नंबर 74 पर है। क्या है, आर्टिकल नंबर 74 पे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस बात का प्रावधान दिया गया है कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं भैया पीएम ने बोला कि भैया ठीक है मंत्री परिषद मुझे चाहिए, मुझे गाइडेंस और चाहिए होती है, लोगों की सलाह चाहिए होती है, मुझे लोग कम पढ़ रहे हैं, बस भरते रहे लगातार, अपने चाचा ताऊ फूफा फाफा सब भर लिए। ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर एक क्राइटेरिया, एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता है हर चीज़ का। तो मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या निर्धारित होगी, आपकी लोकसभा में जितने भी मेंबर है उसका 15% से अधिक नहीं होंगे। कम हो जाए चल जाएगा, और कम हो जाए चल जाएगा, खाली हो जाए मंत्री परिषद तब भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मंत्री परिषद बनाई जाती है किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री के को सलाह देने के लिए। लेकिन दोस्तों को ध्यान रखना कि जितनी भी स्पीच वगैरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं पब्लिक में जाकर के, विदेश में जाकर के, तो वो स्पीच हमेशा कौन डिज़ाइन करता है, वो स्पीच लिखी जाती है मंत्री परिषद के द्वारा। मतलब कि जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो भी उनको स्पीच दी जाएगी, उसको रेक्टिफाई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मंत्री परिषद होगा। अगर इन केस कोई भी अगर अदर पार्टी कुछ बोलते कि इसने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों करा पीएम ने या फिर राष्ट्रपति ने, तो वो सीधे के सीधे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल मंत्री परिषद होगा, ना कि पीएम, ना कि राष्ट्रपति। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना कि यदि कोई मंत्री 6 महीने तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कि कहने का अर्थ यहाँ पे दोस्तों ये है कि अगर कोई भी सदन का मेंबर है, अगर 6 मंथ तक वो किसी भी सदन में प्रेजेंट नहीं रहा, अवकाश ले लिया, छुट्टी ले ली, तबीयत खराब हो गई वगैरह वगैरह, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता क्या होगी, रद्द कर दी जाएगी। वो मेंबर क्या होगा, उस सदन का नहीं रहेगा। मंत्रियों के जितने भी वेतन होते हैं, जितने भी भत्ते होते हैं, वो हमेशा संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। अब बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणी। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट मतलब कि आपके जैसे मोदी वगैरह हैं, ठीक है, राष्ट्रपति वगैरह जो होते हैं, तो इनके अंदर जो, जिनके अंडर जो मंत्री होते हैं उसे बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। और एक होता है राज्य मंत्री, जैसे कि आपके राज्य के कोई सीएम होंगे, राज्यपाल वगैरह होंगे, तो इनके अंडर में इनको सलाह देने के लिए जो मंत्री होते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं राज्य मंत्री। ये दोनों डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। उप मंत्री इतना खास नहीं है तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री की के बारे में। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ये आपको अच्छे से याद होगा। इनका काल सबसे लंबा था, सबसे लंबा कार्यकाल किसका था, जवाहरलाल नेहरू जी का। और कार्यकाल में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, इनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद सीधे आप मूव करेंगे इंदिरा गांधी जी की तरफ। अगर आप हर चीज़ याद कर सकते हो तो आप इसको याद कर लीजिए वन बाय वन, अच्छी बात है। सो मतलब कि याद करने की अगर आपकी शक्ति बहुत अच्छी है तो पॉज करके हर चीज़ याद कर लीजिएगा, डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है, कब रिज़ाइन दिया, कब इन्होंने अपने पद त्यागा का वो डेट मंथ वर्ष भी याद कर लीजिएगा। लेकिन जो बच्चे तरीके से पढ़ रहे हैं वो कम से कम इतना तो याद पक्का रखेंगे जो आपको मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ। इंदिरा गांधी प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी, ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता जो हुआ था विदेश में, ठीक है, विदेश में मरने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। अच्छा, ताशकंद है कहाँ पर, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, कहाँ पर है बच्चे, ये आखिर का ये क्या नाम है, ये ताशकंद, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक यहाँ पे मैं एक चीज़ छोटा सा हल्का सा कोट करना चाहूँगा। एक फ़ाइल है ताशकंद फाइल, एक मूवी है छोटी सी, आई थिंक 2.5 घंटे के आसपास, ताशकंद फाइल, इसको आप जरूर जरूर देखिएगा। टेलीग्राम पर या फिर किसी भी यूट्यूब वगैरह पे या फिर जैसे भी आपसे कि ना जो समझ है वो विकसित होगी। जैसे काजी अटैक हो गया,
राइट। ताशकंद फाइल हो गया। तो इस टाइप की मूवी देखिए जिससे कि थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल सके। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, बाकी जो कि प्रमोशंस मूवी का वीडियो नहीं है। चलिए इंदिरा गांधी के बारे में। तो सर इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी हत्या हुई थी इंडिया के अंदर। और राजीव गांधी जी का कार्यकाल, ये सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे, इनका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी अवधि पीएम बनने की सबसे कम थी, बहुत ही कम, जबकि ये डिजर्व बहुत लंबा कर सकते थे। बाकी चलिए कोई बात नहीं। अगर हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर के अब तक बने हुए हैं पीएम की पोस्ट पर। अब प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति में संबंध क्या है। दोस्तों आर्टिकल नंबर 74, राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्री परिषद होगा और इसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। हमेशा मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। इन दोनों को प्लीज आप लोग मर्ज मत करना कि राष्ट्रपति कहाँ का प्रमुख है और प्रधानमंत्री किसका प्रमुख है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सीधे आप मूव कर जाओगे इस वाले पॉइंट पर, भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल नंबर 76, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता हो। उसे सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है, किसको, भारत के महान्यायवादी को। अच्छा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि भारत के महान्यायवादी कौन है, इनका नाम था क्या था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भाई महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन थे, देखते हैं आपने वीडियो कितने ईमानदारी से देखा। पॉज करिए, कमेंट करिए, नहीं याद है तो फिलहाल अपने पूरा टाइम खर्च कर दिया अपना फालतू में, डाटा खर्च कर दिया, बैटरी बैकअप खर्च कम कर दिया आपने। पढ़ो, तरीके से पढ़ो, पढ़ाई के नाम पे घास मत काटो, दुनिया को दिखाओ मत कब पढ़ रहे हो सच में, नहीं आगे बढ़ रहे हो, पिछला भूल रहे हो, फिर आप कल फिर खाली हो जाओगे, तो पढ़ने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसलिए वीडियो को 2 बार कम से कम आपको देखना है, अच्छे से बुक को करना है हाईलाइट, बुक को मार्केट से जाके परचेज़ कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर ऑनलाइन भी आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, जैसा भी है तरीके से पढ़ो, वरना फिर हाथ खड़े कर दो। दो में से एक चीज़ है, और हाथ खड़े वही करते हैं जिन्हें, जिनके बस से कुछ करना नहीं होता खास। तो फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, कहते हैं ना कोई कि कुछ करने की भी कीमत चुकानी पड़ती है और कुछ ना करने की भी। फैसला आपका है कि आपको कीमत कब चुकानी है, आज या फिर बुढ़ापे में। ये पल आप याद करोगे। अगर इन केस आपकी एज निकल जाती है, आप किसी भी फॉर्म को भरने के लायक नहीं रहते हो, तो फिर क्या करोगे आप लोग, पछताओगे ना, काश उस टाइम में पढ़ लिया होता। बाकी दोस्तों ये कोई आस्था क्लास नहीं है, कोई प्रवचन क्लास नहीं है जो मैं प्रवचन दूँ यहाँ पर। समझदार के लिए इतना सारा काफ़ी होगा। कमेंट करिए मुझको, बताइए मुझको आखिरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, ठीक है। महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, कैग कौन है वर्तमान में, सीएजी कौन है मतलब, और सीजीए कौन है, दोनों अलग अलग पद होते हैं ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बोलते हैं सीएजी, और महालेखा नियंत्रक को बोलते हैं क्या, सीजीए। चलो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। उसे संसद के किसी भी सदन में या किसी समिति में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन उसे मतदान देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस बात का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 88 पे, आर्टिकल नंबर 88 में। और ये था आपका टॉपिक भारत के महान्यायवादी से संबंधित। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं सोचिए, विचार करिए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, सारे वीडियोस में हमने ऐड कर दी हैं लगातार। ये बुक्स आपकी 50% पूरी हो चुकी है। आई थिंक 550 समथिंग पेज हैं इस बुक में, ठीक है। 50% हम बुक पूरी कर चुके हैं। आप पार्ट नंबर 1 से देखिए। हाँ बुक्स को करिए अपने हाईलाइट, एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना है बुक में से, ना कि वीडियो में से, क्योंकि रिवीजन हमेशा आपके बुक्स में से हो सकता है, वीडियो में से कभी भी नहीं हो सकता। थिंक अबाउट इट, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।